लोकसभा चुनाव 2014 इस महासंग्राम का आगाज हो गया है और इस खास पेशकश में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर। तीसरे चरण में चुनाव का महासंग्राम शुरू। 91 सीटों के लिए 1418 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली और बिहार पर होगी सबकी नजर। आज ईवीएम में कैद होगी दिग्गजों की किस्मत। कई राजनीतिक हस्तियां तो कई फिल्मी हस्तियां हैं मैदान में। कई सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। मतदान शुरू होने से पहले नक्सलियों की चुनाव आयोग को चुनौती। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने लैंडमाइन ब्लास्ट किया। 2 सीआरपीएफ जवान शहीद, 3 घायल। महाराष्ट्र में मोदी का कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना। कहा नेताओं की भाषा को याद कर किसान डालें वोट। तो कर्नाटक में सोनिया गांधी ने भाजपा को बताया माइनिंग माफिया की बी टीम। और करगिल टिप्पणी पर विवादों में घिरे सपा नेता आजम खान। चुनाव आयोग ने पहली जांच में पाया दोषी। विपक्षी दलों ने भी बताया निंदनीय। और 16वीं लोकसभा के लिए आज पहला बड़ा घमासान है। 10 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश और 91 सीटें। यहां पर घमासान शुरू हो चुका है। बिहार, झारखंड, इसके अलावा कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर की 16वीं लोकसभा के लिए पहला बड़ा महासंग्राम शुरू हो चुका है। पहले 2 चरणों में पूर्वोत्तर की सीटों पर चुनाव होने के बाद आज तीसरे चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई है। इस चरण में हरियाणा, दिल्ली और केरल की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही ओडिशा में विधानसभा के लिए भी मत डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में 1418 उम्मीदवारों की किस्मत तय होनी है। इन 91 सीटों के 2009 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इनमें से 45 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 13 सीटें ही गई। लेकिन इस बार भाजपा की सीटों में बढ़त दिखाई दे रही है। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली की सभी सीटों, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र विदर्भ, एमपी के विंध्य क्षेत्र, जम्मू के मैदानी, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में चुनाव हो रहे हैं। बिहार में इस बार जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और राजद कांग्रेस गठजोड़ के बीच कांटे का मुकाबला है। मतदान के रुझानों से शेष बिहार में राजनीतिक दल अपनी बढ़त या स्थिति का आकलन कर सकेंगे। इधर दिल्ली, केरल और हरियाणा में सभी सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस के सामने जहां गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा वापसी की तलाश में। तो आपको बता दें कि आज 10 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर महासंग्राम का आगाज हो चुका है। आज पहला बड़ा घमासान है 16वीं लोकसभा के लिए। 91 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मतदान शुरू हो चुका है। सुरक्षा के भी चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग का दावा है। हरियाणा, दिल्ली और केरल की सभी सीटों पर चुनाव हो रहा है आज। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा के लिए भी आज चुनाव है। आज कुल मिलाकर 1418 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसमें कई बड़े नाम भी हैं। वहीं आज के इस चरण में पश्चिमी यूपी, दिल्ली की सभी सीटें और महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र विदर्भ, यहां पर भी चुनाव है। यहां से कई बड़े नाम आज मैदान में हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी।
तो आज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज कई दिग्गज मैदान में है। इसी चरण में कई चर्चित नेता और फिल्मी सितारे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली की सबसे हॉट सीट यानी चांदनी चौक पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक होने वाला है। यहां से मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल कांग्रेस से, भाजपा से डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी से पत्रकार से नेता बने आशुतोष उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर के एरिया में फैली यह देश की सबसे छोटी लोकसभा सीट है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी मुकाबला कुछ कम रोचक नहीं है। गाजियाबाद में जहां भाजपा से पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह मैदान में है, तो कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। गाजियाबाद में इन दोनों को आम आदमी पार्टी की पत्रकार से नेता बनी शाजिया इल्मी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही हैं। चंडीगढ़ की एक सीट पर जहां भाजपा ने किरण खेर को उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने गुल पनाग को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चंडीगढ़ से पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों का भविष्य भी ईवीएम मशीन में आज बंद हो जाएगा। हरियाणा से गुड़गांव से सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक और आपके नेता और योगेंद्र यादव इस बार खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। इनके अलावा रोहतक से हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह के पुत्र दीपेंद्र सिंह अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दीपेंद्र के खिलाफ रोहतक से आम आदमी पार्टी के जयहिंद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आज चुनाव शुरू होने से पहले नक्सलियों ने भी चुनाव आयोग को अपनी चुनौती दे दी। लोकतंत्र को चुनौती देते हुए नक्सलियों ने बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। बिहार के दंता जंगल में नक्सलियों ने एक लैंडमाइन विस्फोट किया, जिसके चपेट में सीआरपीएफ की पूरी बस आई। इस धमाके की जद में बस में बैठे 7 जवान आ गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 5 जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों ने बिहार के लखीसराय के कजरा गांव में एक स्कूल भवन उड़ा दिया। गौरतलब है कि नक्सलियों की ये दोनों कार्रवाई आज बिहार में हो रहे पहले चरण के मतदान के विरोध में है। आज बिहार की 6 सीटों पर और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये सभी सीटें अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। और इसी खबर पर कुछ और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, नक्सलियों ने लोकतंत्र को खुलेआम चुनौती दी है, लैंडमाइन ब्लास्ट किया है और इसके अलावा लखीसराय में स्कूल भवन भी उड़ाया है। क्या है ताजा जानकारी? देखिए अभिषेक, ये सुबह की घटनाएं हैं। दोनों घटनाएं अहले सुबह हुई हैं। एक घटना करीब 4:15 के आसपास की है और दूसरी घटना 4 बजे से पहले की बताई जा रही है। मुंगेर और जमुई सीमा क्षेत्र की बात बताई जा रही है, जहां पर लैंडमाइन विस्फोट हुआ है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं और 6 जवानों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर 5 जवान ही बताए जा रहे हैं कि 5 जवान उनके साथ और थे, लेकिन एक और जवान की बात आ रही कि वो भी उनके साथ जुड़ गए थे, जिसकी शायद एंट्री कही जा सकती है कि नहीं हो पाई थी। कुल 6 जवानों के घायल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पर सामने आ भी चुका है। दूसरा जो लखीसराय का मामला है अभिषेक, उसमें स्कूल भवन को उड़ा दिया गया है। कजरा हाई स्कूल है जिसको नक्सलियों ने उड़ाया है। उसके 3 बिल्डिंगों के बारे में बताया जा रहा है कि उसे उड़ा दिया गया है, जिसमें अभी इस चरण के चुनाव के बाद उसमें सीआरपीएफ के कैंप की बात हो रही थी। उसमें सीआरपीएफ का कैंप रखा जाएगा, उसको उन्होंने उड़ा दिया है। वहीं एक और जानकारी अभी मिली है अभिषेक की, जो लोहा पुल है गया का, उसके नीचे 25 किलो का एक केन बम लैंडमाइन विस्फोट के लिए रखा गया था, जो बरामद किया गया है। यह संयोग की बात थी कि लोगों की नजर तार पे पड़ गई और तत्काल इसकी सूचना दी गई। जो मतदान कर्मी थे उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है और वहां मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही बम को डिफ्यूज करने के लिए जो बम निरोधक दस्ता है उसे भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये हिसाब से कहा जाए कि नक्सलियों ने अपने तरीके से लोकतंत्र में
उस व्यवस्था को तो खुली चुनौती दे ही दी है, जो भारतीय संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तो एक बड़ी चुनौती नक्सलियों ने दी है। लेकिन अगर वही उसके इधर देखा जाए पूरे मामले पे अभिषेक, तो सिर्फ शेखपुरा के एक स्थान पर ईवीएम के खराब होने की बात आई है, जहां पर मतदान रुका हुआ है, दूसरे ईवीएम को लाया जा रहा है। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 16,983 जो मतदान केंद्र है वहां पर मतदान शुरू हो चुका है, कहीं पे मतदान रुका नहीं है। सिर्फ शेखपुरा के एक मतदान केंद्र पर ईवीएम के खराब होने की सूचना अभी तक है अभिषेक। जी, साथ ही भूपेंद्र, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि गया जहां पर कि ये सिलेंडर बम मिला है, इसके अलावा जमुई जहां पर कि लैंडमाइन का विस्फोट हुआ है, तो इसके बाद क्या इसका असर मतदान पर पड़ने की संभावना है? क्या कुछ इसके बाद, इन घटनाओं के बाद चुनाव आयोग ने कुछ विशेष तैयारी दिखाई वहां पर? देखिए अभिषेक, जनता के बीच विश्वास और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर के निर्वाचन आयोग के साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी है। बिहार की बात करें अगर अभिषेक, तो पहले बिहार के तरफ से निर्वाचन आयोग को जो चीजें मुहैया कराने की बात थी, या जो तैयारी निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए दी थी, उसके तहत 2 हेलीकॉप्टर मॉनिटरिंग के लिए रखे गए थे। लेकिन जिस तरीके से औरंगाबाद में घटना घटी और औरंगाबाद की घटना के बाद जिस तरीके से पूरे सरकारी मशीनरी की फजीहत हुई, उसमें 2 घंटे तक एक सिपाही यह कहता रहा कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं आया है, ये भी एक गंभीर विषय था। और इस पर बिहार के मुख्य सचिव की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की बात करें, सभी लोगों ने खेद जताते हुए कहा था कि इस तरीके की सुरक्षा खामी आगे नहीं मिलेगी। तो 2 हेलीकॉप्टर को बढ़ा करके 3 हेलीकॉप्टर कर दिया गया है। डॉक्टरों की तैनाती तो हर जगह की ही गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अभी जमुई की जो स्थिति है अभिषेक, पूरे जमुई को सील कर दिया गया है। हर गाड़ियों की चेकिंग तो चल ही रही है, साथ ही मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे उसके लिए अलग से सघन जांच शुरू किया गया है। और कहीं से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जो तत्परता पुलिस की होनी चाहिए वो काफी तेज रही है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम लोग गया को देख लें तो गया में केन बम जो मिला है उसको लेकर के तत्परता निश्चित तौर पर पुलिस की तेज रही है और उस चीज को बरामद कर लिया गया है। तो सजगता तो जरूर है बिहार में, लेकिन ये तो यह भी सही है कि 3 जगहों पर नक्सली अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। झारखंड की बात करें अगर अभिषेक, तो झारखंड में अभी किसी भी तरीके कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कोडरमा में मतदान सभी मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुका है, कहीं पर ईवीएम के खराब होने या किसी तरीके की और कोई सूचना नहीं है। चतरा की बात करें, चतरा में भी मतदान पूरे तौर पर शुरू हो चुका है, कहीं से किसी तरीके कोई घटना की सूचना नहीं है। लोहरदगा और पलामू की बात करें तो वहां की भी स्थितियां लगभग इसी तरीके की है। क्योंकि पहला घंटा है अभिषेक, तो थोड़ा सा लोगों में आने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन गर्मी का मौसम होने के नाते उत्साह ज्यादा है। कोडरमा के 2 और अगर औरंगाबाद की बात करें तो वहां एक जगह पर जो बात हो पाई है उसमें भीड़ अभी करीब 150 से 200 लोग लाइन में अभी लग गए हैं अभिषेक। तो इस बात से अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि इस महापर्व में लोग आहुति देने के लिए, अपने वोट को डालने के लिए मतदान केंद्र पर तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जैसे दिन चढ़ेगा भीड़ तो बढ़ेगी ही, इसमें 2 राय नहीं है। और जहां तक नक्सलियों के इस हमले के बाद की बात है, उससे कोई उत्साह गिरता हुआ जनता के बीच या लोगों के बीच अभी नहीं है फिलहाल अभिषेक। जी भूपेंद्र, इस नक्सली हमले के इतर अगर बात करें हम चुनाव की, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज किन किन बड़े नामों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी? कौन कौन से बड़े नाम बिहार झारखंड से खास करके हम आपसे जानना चाहेंगे, बिहार झारखंड से कौन कौन से बड़े नाम आज दांव पर हैं? देखिए सुमित, अगर पिछले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार सासाराम से हैं जी, और काराकाट की बात करें तो वहां से पिछली यूपी 1 में भारी उद्योग मंत्री रही कांति सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं केरल के राज्यपाल से इस्तीफा देकर के औरंगाबाद से चुनाव लड़ रहे निखिल कुमार चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस के बड़े नाम हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान चुनाव मैदान में हैं। उसके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जमुई से उदय नारायण चौधरी हैं। और अगर बात करें हम नवादा की तो भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह चुनाव मैदान में हैं। तो ये कुछ बड़े दिग्गज हैं चुनाव मैदान में है। लेकिन राजनीतिक समीकरण की बात करें और उस चुनावी समीकरण को देखा जाए तो उसमें जदयू के जो प्रत्याशी हैं उनमें 2 बागी प्रत्याशी हैं जो भाजपा का दामन थाम करके चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद से निखिल कुमार हैं और काराकाट से बागी कुमार वर्मा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे समीकरण के लोग हैं जो
कहीं न कहीं क्षेत्रीय राजनीति में काफी मजबूत पकड़ रखते हैं। और बिहार के फलक की बात करें तो उसमें निखिल कुमार की बात हो या फिर वर्मा की बात हो, ये दोनों लोग काफी अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं। तो एक चुनौती भी है। और दिग्गजों की बात करें तो उसमें मीरा कुमार और निखिल कुमार कांग्रेस के दो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस ने इन पे दांव खेला है। लोकसभा अध्यक्ष रही हैं और निखिल कुमार केरल से इस्तीफा दे करके राज्यपाल पद से इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ने आए हैं। तो ये एक दो बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव मैदान में हैं। और कांग्रेस को कहा जाए तो इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे है। जी भूपेंद्र बात करें तो काराकाट में चूंकि यहाँ हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे सारे अपडेट्स जो चुनाव की हैं वो लेते रहेंगे। ये थे हमारे संवाददाता भूपेंद्र दुबे, जो चुनाव शुरू हो चुका है उसकी जानकारी दे रहे थे, नक्सली हमले हुए हैं उसकी भी जानकारी दे रहे थे। ये थे बिहार से जो हमें जानकारी दे रहे थे। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि कोडरमा में भी मतदान शुरू हो चुका है। सभी जितनी भी वहां पर बूथ्स बने हैं वहां पर अभी किसी तरह की किसी गड़बड़ी की खबर नहीं आई है और मतदाता पूरे जोशो खरोश के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं कोडरमा में। आपको बता दें कि कोडरमा सीट झारखंड के नक्सल प्रभावित सीटों में से एक है जहां पर मतदान शुरू हो चुका है और यहां पर मतदाता अपने पूरे जोशो खरोश के साथ में अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कोडरमा सीट के बारे में आपको हम थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि यहां पर अभी फिलहाल सांसद के रूप में बाबूलाल मरांडी थे और वहीं भाजपा से राजेंद्र कुमार राय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से तिलकधारी प्रसाद सिंह हैं, आजसू से नजरुल हसन हाशमी हैं, वहीं झारखंड विकास मोर्चा जिसका गढ़ माना जाता है कोडरमा, यहां पर प्रणव कुमार वर्मा सांसद। और कोडरमा में हो रहे मतदान की ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोला, कोडरमा में मतदान शुरू हो चुका है, क्या है ताजा जानकारी? जी, मैं बता दूं कि कोडरमा में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और जो मतदाता हैं सुबह 7 बजे से ही अपनी लाइन में लग गए हैं। चाहे वो युवा मतदाता हो, चाहे महिला मतदाता हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी अपने अपने पारी का इंतजार में हैं और वे वोट डालने के लिए पूरे तत्पर हैं। मैं बात करूं, इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और इस बार का हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं, प्रयास लगाया जा रहा है, इस बार जो मतदान का प्रतिशत होगा वो काफी होगा। मैं बता दूं कि कोडरमा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और सुरक्षा की अगर बात किया जाए तो सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। खासकर संवेदनशील बूथों और जो अति संवेदनशील बूथ हैं उस पर विशेष सुरक्षा बलों को लगाया गया है। जी, साथ ही बोला ये जानना चाहेंगे, सुबह सुबह में खबर आती है कि जमुई में नक्सली विस्फोट होता है, लखीसराय में स्कूल भवन उड़ा दिए जाते हैं, तो इस तरह की जो नक्सली कार्रवाई है इसका असर कुछ वोटिंग पर वहां देखने को मिल सकता है? जी, मैं बता दूं कि कोडरमा ये जो झारखंड है नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और नक्सली जो है लगातार चुनाव में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन सारे जो नक्सलियों के मंसूबे हैं उन मंसूबों को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता शिविर लगाकर मतदाता को जो जागरूक करने का काम किया है उसका असर भी दिख रहा है। लोग सुबह से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और मतदान देने के लिए काफी जोश खरोश के साथ अपनी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाएं मतदाता भी सुबह से ही पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है, युवा मतदाता हैं वो भी पोलिंग बूथों पर नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता व्यवस्था किया गया है। एक बात मैं बता दूं कि जो है झारखंड में कई ऐसे मॉडल बूथ बनाए गए हैं जिस पर सीसीटीवी कैमरे से लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर किया जा रहा है और उस पर पानी की व्यवस्था है और जो है नाश्ता की व्यवस्था की गई है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो झारखंड में जो पहले चरण का चुनाव करवाया जा रहा है उसके लिए निर्वाचन आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि किसी प्रकार की कोई सुरक्षा में चूक न हो, कहीं कोई बूथ पर कोई गड़बड़ी न हो। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो पोलिंग बूथ है उस पर 2-2 ईवीएम मशीन लगाया गया है। किसी परिस्थिति में अगर एक जो ईवीएम मशीन अगर खराब होता है तो उस परिस्थिति में दूसरे ईवीएम मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है। जी बोला, साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे, कोडरमा एमसीसी, टीपीसी, इस तरह के जितने भी उग्रवादी संगठन है, नक्सली संगठन है, उनका गढ़ माना जाता है। चुनाव आयोग ने हालांकि पुख्ता तैयारी कर रखी है, लेकिन चुनाव से पहले क्या किसी तरह की कोई धमकी या किसी तरह की कोई चेतावनी जो नक्सलियों ने जारी की हो जिस पर ध्यान रखने की जरूरत आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ?
जी, मैं आपको बता दूं कि कुडरमा का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र सतगावा सपही पारहो का क्षेत्र जो आता है, वहां पर नक्सलियों ने वोट बहिष्कार की धमकी दी थी और जगह जगह जो पोलिंग बूथ है उन पर पोस्टर भी चिपकाया था, लेकिन इसका कोई असर जो है पोलिंग बूथों पर नजर नहीं आ रहा है और प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है नक्सलियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए। जी साथी भोला, हम जानते हैं कि आप वहां के स्थानीय हैं और स्थानीय राजनीति से आप भली भांति वाकिफ हैं, तो कौन से बड़े नाम हैं जिन पर कि जो राजनीतिक दल हैं वो दांव खेल रहे हैं? चूंकि बाबूलाल मरांडी वहां से सांसद रह चुके हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। तो भोला, हम वहां के राजनीतिक समीकरण के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो जो कुडरमा सीट है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि जो बाबूलाल मरांडी जो पहले जो सांसद बने थे वो बीजेपी से ही बने थे। उसके बाद इन्होंने अपना एक दल बनाया, जेवीएम झारखंड विकास दल। उसके बाद से जैसे पहले तो बाबूलाल मरांडी जेवीएम से यहाँ सांसद रहे, उसके बाद वो जो अपनी पार्टी बनाए उसके जेवीएम, उससे वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार बाबूलाल मरांडी ने अपना किस्मत दुमका से आजमाया है और यहाँ पर अपने प्रत्याशी प्रणव वर्मा को खड़ा किए हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो शुरू से ही कोडरमा का गढ़ रहा है और यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय हैं, वो यहाँ के कैंडिडेट बनाए गए हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो तिलकधारी सिंह, वो ही पूर्व में यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ का जो संघर्ष त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है, जेवीएम और बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। लेकिन मैं बात करूं कि तो यहाँ भाकपा माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव हैं। जी भोला, यहाँ हम आपको रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और ताजा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इससे पहले कि हम अगली खबर की ओर रुख करें, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि कोडरमा का आम मतदाता, आज मतदान कोडरमा में है, तो क्या कहना चाहिए? अभी तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा तैयारी किया गया। जैसे हम लोग के लिए सुविधा दिया गया, क्लस्टर दिया गया रहने के लिए, ठहरने के लिए। जैसे हम लोग अभी इधर देख रहे हैं, गार्ड दिया गया है, जैसे कि मतलब कोई असुविधा ना हो, कोई अहिंसा ना हो। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर में बहुत सारे इंतजाम करवाए गए, जिससे कि वोटर लोगों को कुछ दिक्कत ना हो। तो बिहार की 6 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बिहार में इस 6 सीटों पर क्या स्थिति है, इसका पूरा जायजा लेने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे खुद बिहार में मौजूद हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि बिहार में इन 6 सीटों पर क्या स्थिति है। देखिए, बिहार झारखंड में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। 16,839 मतदान केंद्रों पर बिहार झारखंड में मतदान होने हैं और आपको बता दें कि लगभग जो सूचना अभी तक आई है उसमें सभी जगहों पर मतदान शुरू हुआ है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोगों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर शुरू में ही उत्साह देखा जा रहा है। काफी मतदाता जो हैं वो सुबह सुबह पहुंच गए हैं। चूंकि गर्मी का समय है तो थोड़ा सा लोग इस चीज को लेकर के भी ज्यादा सजग हैं कि ज्यादा धूप होने से पहले अपना जो मतदान है वो कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो मतदाता के तरफ से हैं। वहीं सरकारी तैयारी की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार निर्वाचन आयोग कहता रहा कि हमने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। झारखंड की बात करें तो 6 और बिहार की बात करें तो 3 हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि जो पुलिस बल की तैनाती की बात है, अगर उसकी बात किया जाए तो 40,000 बलों की तैनाती झारखंड में की गई है, जबकि 46,000 पुलिस बल बिहार में तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो अभी चुनावी शुरुआत की जा रही है या चुनाव मतदान की जो शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं उसके अनुसार सभी जगहों पर मतदान शुरू हो चुका है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। 2 अप्रिय घटनाएं बिहार में हुई हैं, जिसमें मुंगेर जिले में जो जमुई से सटा हुआ बिल्कुल है वहां पर लैंडमाइन विस्फोट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के कुल 8 जवानों के घायल होने की बात थी। लेकिन उसके बाद सूचना है कि उसमें से 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 6 जवान जो हैं वो घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है, जिसमें 2 को ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। वहीं अगर लखीसराय की बात करें तो वहां पर कजरा हाई स्कूल को नक्सलियों ने उड़ा दिया है। यह बताया जा रहा था कि बाद में उसे
सीआरपीएफ के कैंप के रूप में उपयोग में लाना था उस पूरे परिसर को, तो नक्सलियों ने पहले ही उसे उड़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के पहले जो शुरुआती मतदान की बात है सभी जगहों पर शुरू हो चुका है और मतदान के जो जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है वहां से किसी तरीके कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। और वहीं एक बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से। लखीसराय में नक्सलियों ने 2 बम विस्फोट किए हैं और मौके वारदात से 3 सिलेंडर बम भी बरामद किए गए हैं। लखीसराय में नक्सलियों ने 2 बम विस्फोट किए हैं और मौका जहां पर बम विस्फोट हुआ वहां पर से 3 सिलेंडर बम भी बरामद किए हैं जिन्हें डिफ्यूज किया गया। लखीसराय भी एक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, हालांकि वहां पर चुनाव तो नहीं है, लेकिन लखीसराय में नक्सलियों ने अपना उत्पात जारी रखा है। वहां पर 2 बम विस्फोट किए हैं नक्सलियों ने और वहां से 3 सिलेंडर बम भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि अहले सुबह नक्सलियों ने लखीसराय में स्कूल भवन, कजरा स्कूल भवन उड़ा दिया था। उसके बाद ये दूसरी वारदात है जहां पर उन्होंने 2 विस्फोट किया और वहां से 3 सिलेंडर बम भी बरामद हुए। और इसी खबर पर कुछ और जानकारी देने के लिए हमारे लखीसराय संवाददाता गोपाल प्रसाद आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, 2 बम विस्फोट लखीसराय में, इसके अलावा स्कूल भवन उड़ाया जाना, तो क्या कुछ ताजा जानकारी है? नक्सलियों ने यह उत्पात कब मचाया, कैसे मचाया, आपसे जानना चाहेंगे। गोपाल, 2 बम विस्फोट लखीसराय में, स्कूल भवन उड़ाया जाना, आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में। लखीसराय जिले से महत्व 15 किलोमीटर की दूरी पर कजरा स्टेशन है। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर नरोत्तम हाई स्कूल के फील्ड में जो है नक्सलियों के द्वारा बम ब्लास्ट किया गया है। और अभी की ताजा खबर भी बता देना चाहता हूं कि वहां पे 3 जिंदा बम बरामद किया गया है। वो गैस सिलेंडर के माफिक जो है बम है और उसी बम को दस्तावेज जो है कुछ ही देरी में पहुंच जाएंगे और उसको रिफ्यूज कर दिया जाएगा। और नरोत्तम हाई स्कूल के जो है 8 कमरे को उड़ाया गया है, जिसकी क्षति बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। इससे ज्ञात हो कि इसके पहले भी 14 बटालियन इस कैंप में नरोत्तम हाई स्कूल में कैंप कर रहे थे और आज लोकसभा चुनाव कई जगहों पर हो रहे हैं, उस जगह पर लगाया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए नक्सलियों ने हमला बोल दिया। जी साथ ही गोपाल, एक बात और जानना चाहेंगे कि लखीसराय में इस तरह का विस्फोट हुआ, नक्सलियों ने क्या कोई चेतावनी या किसी तरह की कोई धमकी दी है इसके साथ ही? जी अभी तक कुछ सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से नक्सलियों ने आज लोकसभा हलके के जिले में हो रही है और उसी को मद्देनजर देख करके ये बम ब्लास्ट किया गया है। और अगर घटना घटी होगी तो हो सकता है कि कोई स्थानीय लोग वहां से कुछ पोस्टर वगैरह हटा दिए होंगे, इस वजह से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जो ताजा खबर है, यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, दस्तावेज कुछ ही देरी में पहुंच जाएगी, अब बम को जो है रिफ्यूज कर दिया जाएगा। साथ ही गोपाल, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव आयोग की बात करें, अगर इस तरह की नक्सली वारदात हुई है तो चुनाव आयोग ने इसके बाद क्या कुछ खास तैयारी की इससे निपटने के लिए? जी, 1 हफ्ता पूर्व में लखीसराय जिलाधिकारी ने बताया था कि लोकसभा चुनाव 17 तारीख को होने वाली है। उस 17 तारीख को होने को लेकर के जिले में बहुत सारी व्यवस्था कर दी गई, पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा दिया है, लेकिन इस तरह की कुछ नजर नहीं आ रहा है। और आज लोकसभा चुनाव है और यहाँ जो सीआरपी कैंप कर रहे थे उस कैंप से सीआरपीएफ को कहीं दूसरे जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसको लेकर के मौके की तलाश में लेकर नक्सलियों ने हमला कर दिया। जी गोपाल, एक और प्रश्न, छोटा प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि ये प्रश्न थोड़ा बेमानी हो जाता है क्योंकि बिहार के लोगों को अब नक्सलवाद की एक आदत सी हो गई है। इस तरह की घटना होने के बाद क्या मतदान और मतदाताओं के रुझान में थोड़ा बदलाव, किसी तरह की कोई कमी देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार की पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती जाती है, जिस कारण जो है नक्सलियों की कदम दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और कहीं न कहीं जनता का जो डर है वो तो डर है ही है, किसी को जान का प्यारा क्यों नहीं होता है।
लेकिन इस वजह से जो है लोग जो है उसका मौका फायदा उठाते हैं और पुलिस की जो नाकामी होती है, पुलिस नहीं सुनते हैं लोगों की बात, इस कारण से इस तरह की बात सामने आती है और जो जुझे हुए रहते हैं उनसे वो नक्सली शामिल हो जाते हैं। जी गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव 2014 की और ताजा अपडेट्स के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे ताजा जानकारियां लेते रहेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लोकसभा चुनाव 2014 के इस तीसरे चरण के मतदान की छोटी बड़ी हर जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर स्वागत है आपका आम चुनाव 2014 जन टीवी की इस खास पेशकश में। एक बड़ी खबर आ रही है लातेहार से, जहां नक्सलियों ने फिर से उत्पात मचाते हुए लैंडमाइन विस्फोट किया है। लातेहार जो कि नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, यहां पर 6 धमाकों को अंजाम दिया है माओवादियों ने। लातेहार में आपको बताते हैं कि आज चुनाव जारी है और यहां पर लैंडमाइन के जरिए उन्होंने 6 विस्फोटों को एक के बाद एक अंजाम दिया है। बरवाडीह थाने के लात पंचायत की यह घटना है। बरवाडीह पंचायत आपको बता दें, ये एक ऐसी जगह है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। हालांकि इन धमाकों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और मतदान कर्मियों को सुरक्षित मतदान बूथों तक पहुंचाया गया है। एक के बाद एक 6 धमाकों को अंजाम दिया है वहां पर माओवादियों ने। ये विस्फोट लैंडमाइन के जरिए किए गए। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है अभी तक। लातेहार के बरवाडीह थाने की यह घटना है। लात पंचायत बरवाडीह थाने का एक छोटा सा क्षेत्र है जहां पर यह घटना घटी है। और आपको बता दें कि ये गढ़ है, माओवादियों और टीपीसी उग्रवादियों के गढ़ के रूप में लातेहार अपनी पहचान रखता है, जहां पर चुनाव आज जारी है। चुनाव आयोग ने हालांकि बड़े बड़े दावे किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के, लेकिन इसके बावजूद चुनाव और लोकतंत्र को चैलेंज करते हुए नक्सली अपनी वारदात लगातार अंजाम देते जा रहे हैं। पहले जमुई, उसके बाद लखीसराय और अब ये लातेहार, जहां पर नक्सलियों ने 6 धमाकों को एक के बाद एक अंजाम दिया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां बांके बाजार इलाके में 25 किलो लैंडमाइन बरामद हुए हैं। एक पुल के नीचे से ये लैंडमाइन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, बांके बाजार गया के इमामगंज में आता है, जहां पर नक्सलियों ने लैंडमाइन लगाया था और 25 किलो लैंडमाइन बरामद हुआ है। यहां पर भी चुनाव जारी है। नक्सलियों ने यहां पर पहले ही धमकी दी थी, लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया था नक्सलियों ने। यहां एक पुल के नीचे से लैंडमाइन बरामद हुआ है 25 किलो। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। और इसी खबर पर कुछ और जानकारी देने के लिए हमारे बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गया के बांके बाजार में 25 किलो लैंडमाइन बरामद होता है, इसके अलावा लातेहार में एक के बाद एक 6 ब्लास्ट, क्या है ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे? अब देखिए अभिषेक, जो जानकारी मिली है उसमें बांके बाजार में जो 25 किलो का बम बरामद हुआ है उसको शायद इस घटना के लिए लगाया गया था कि जो काटवा पुल है उस पूरे पुल को उड़ाने की साजिश नक्सलियों ने रची थी। जी जी, तो आपको बता दें कि बांके बाजार इलाके में 25 किलो लैंडमाइन बरामद हुआ है। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। इसके अलावा लातेहार में एक के बाद एक 6 लैंडमाइन का विस्फोट किया है नक्सलियों ने।
तो नक्सली लोकतंत्र को चुनौती लगातार दिए जा रहे हैं, वो भी अपनी बातों पर हैं। चुनाव से पहले जगह जगह पोस्टर लगाकर उन्होंने मतदाताओं को आगाह किया था। और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं भूपेंद्र दुबे। भूपेंद्र, आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे। गया बांके बाजार में 25 किलो लैंडमाइन बरामद हुआ है, ताजा जानकारी भूपेंद्र। बिल्कुल अभिषेक, ये 25 किलो का जो बम बरामद हुआ है उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि जो वहां का पुल है उस पूरे पुल को ही उड़ाने की साजिश नक्सलियों ने कर रखी थी। उद्देश्य यही था क्योंकि मतदान वहां पर होना है और मतदान को प्रभावित किया जाए, क्योंकि गया में पहले चरण का मतदान है, पहले चरण में ही मतदान होना है और वहां पर मतदान शुरू भी हो चुका है। तो नक्सलियों का एक उद्देश्य था कि शायद जो उन्होंने लोकतंत्र में अपनी आस्था नहीं जताई है और लोगों को मतदान में हिस्सा नहीं लेने का जो फरमान जारी किया है, उसके विरोध में जो लोग मतदान करने जाएंगे या जो लोग लोकतंत्र में हिस्सा लेने जाएंगे, उनको नक्सली अपना सबक सिखाने के जो उनके अपने हिंसक तरीके हैं उसके तहत ये काम किया गया था। हालांकि समय रहते सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिल गई, उस बम को डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। गया के एसएसपी निशांत कुमार तिवारी पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे हुए हैं, साथ ही बम निरोधक दस्ता भी वहां पहुंच चुका है। तो जो अभी तक की जानकारी है, किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। बम को निष्क्रिय करने की कार्रवाई वहां पर चल रही है और मतदान वहां पर शुरू है। किसी भी तरीके का कोई अवरोध नहीं है और प्रशासन ने इस बात को जनता के बीच बताने की कोशिश भी की है कि आप लोग मतदान करें। प्रशासन हर तरीके से सजग है और किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने देगा। जी भूपेंद्र, साथ ही लातेहार की बात करें। लातेहार जो झारखंड में नक्सलियों के गढ़ के रूप में अपनी पहचान रखता है, यहां पर भी एक के बाद एक 6 बम धमाके नक्सलियों ने किए हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। अभिषेक, ये एक नक्सलियों की खुली चुनौती कही जा सकती है सरकार के सामने, जो कि वहां पर मतदान तो आज पहले चरण में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों ने उत्पात मचा रखा है, अगर हम पूरे मतदान को जोड़ करके देखें, 4 जो जिले हैं झारखंड के वहां चुनाव हो रहे हैं, उसके अलावा 6 जिले जो बिहार के, अगर उनको देख लिया जाए अभिषेक, तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र, औरंगाबाद और उसके अलावा नवादा, जमुई, ये 4 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो पूरे तौर पर नक्सलियों की गिरफ्त में है। और झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वो पूरी तरह से नक्सलियों की गिरफ्त में है। ये माना जा सकता है कि प्रशासन ने जिस तरीके से चौकसी कर रखी है, उसमें जमुई की घटना को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं और बड़ी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। गया में 25 किलो का केन बम बरामद हुआ है, बाकी कहीं पर नक्सली अपने मंसूबे को अंजाम देने में सफल नहीं रहे हैं, लेकिन उसकी परिणति कही जा सकती है कि एक के बाद एक 6 धमाके किए उन्होंने लखीसराय में स्कूल भवन को उड़ा दिया। कहीं न कहीं ये संदेश है कि हमने जो कहा है उसे जनता को मानना चाहिए और लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसे खींच भी कही जा सकती है, लेकिन एक बात की बधाई है, एक बात की शाबाशी तो सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा कि उन्होंने पूरे तौर पर जहां चुनाव हो रहा है अभिषेक, वहां पर अभी तक किसी बड़ी अप्रिय घटना को नहीं घटने दिया है। ये सुरक्षा एजेंसियों को, निर्वाचन आयोग के लिए या फिर सुरक्षा तैयारी को बनाने में जुटे अधिकारियों की बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि पहले घंटे में ही इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं नक्सली, तो वहां सुरक्षा एजेंसियां रोकने में सफल रही हैं। अगर एक मुंगेर की घटना को छोड़ दिया जाए जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के अभी तक स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है जहां चुनाव हो रहे हैं। लेकिन नक्सलियों की खींच ये जरूर कही जा सकती है कि दूसरे जिलों में वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसे इसी नजरिए से फिलहाल देखा जा सकता है। जी भूपेंद्र, इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे। जमुई की बात करें, जमुई से हम अगर बांके बाजार आते हैं, बांके बाजार से इमामगंज, चतरा, इन सभी जगह चुनाव बदस्तूर जारी है। हालांकि इस तरह के विस्फोट के बाद मतदाताओं के रुझान पर, जो मतदान प्रतिशत पिछले बार था वो बड़ा कम था, तो इस तरह की घटनाओं से क्या इस मतदान प्रतिशत पर असर नहीं पड़ेगा? देखिए अभिषेक, एक बात तो साफ है कि नक्सलियों के उस फरमान को या नक्सलियों की उस चोचलेबाजी को तो अब जनता समझ ही चुकी है कि नक्सलियों के अपने तरीके हैं अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। नक्सली जो कुछ भी कहते हैं उसमें जनता का कोई हित नहीं है। ये बात अब वहां का हर जागरूक मतदाता जान चुका है और जो माध्यम है वो माध्यम भी इस बात को कहते रहते हैं। और हमारी भी जनता से यही अपील रही है कि उन तमाम चीजों से अलग जाकर के लोकतंत्र की इस महापर्व में हिस्सेदारी लें और मतदान करें। तो एक बात तो साफ है अभिषेक कि अब जनता इस बात को जानती है कि अगर विकास करना है, आगे जाना है, बच्चों को शिक्षा देना है और तमाम चीजों के साथ खुद को आगे ले जाना है, तो लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है। अपने उस उम्मीदवार का चयन जरूरी है जो उनकी बात सुनेगा, उनकी बात करेगा। और क्योंकि ये बात कही जा सकती है युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में है और युवा इस बात को जानते हैं कि जब तक एक स्थिर सरकार नहीं होगी, हमारा कोई नेता, हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नेता नहीं होगा, हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी। और नक्सलियों का जो फरमान है वो कहीं न कहीं
कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ के आसपास जाकर के रुक जाता है। कई बार इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं कि नक्सली अपने अहम के लिए अपने साथियों को भी मार देते हैं। तो अब इस चीज की पुख्ता तौर पर युवाओं के बीच विश्वास बढ़ता जा रहा है कि हिंसा किसी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। हिंसा सिर्फ और सिर्फ चीजों को विभेद की तरफ ही ले जाता है। और एक बड़ी वजह है कि यही बड़ा कारण है कि युवाओं की भागीदारी और भूमिका इस लोकसभा चुनाव में देखी जा रही है। और पहले घंटे में जो भीड़ देखी गई है अब से, वो युवाओं की ही है। और युवाओं की भागीदारी इस बात को तो निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर रही है कि लोकतंत्र में नक्सलियों के इस फरमान का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और हम लोगों ने भी अपील की है, जन टीवी ने भी अपील की है कि सभी लोग लोकतंत्र के इस हिस्सेदारी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तौर पर मुस्तैद हैं और किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं होगी। हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो एक निश्चित तौर पर लोकतंत्र के उस कमजोर पहलू को दिखाता है। लेकिन अगर एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित होता है तो उन चीजों पर भी रोक लगेगी। युवा इस चीज को जानते नहीं अच्छे। जी भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम जो आपने हमें जानकारी दी। हम आगे भी आपसे बने रहेंगे और सारी ताजा अपडेट्स इस महासमर के आपसे लेते रहेंगे। लोकसभा का महासमर जारी है। 91 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं बिहार और झारखंड से लगातार नक्सलियों की करतूत सामने आ रही है। सुबह में जहां उन्होंने दंता जंगल में एक विस्फोट करके 2 जवानों को शहीद कर दिया, तो वहीं उसके बाद लगातार से वो चुनाव में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सभी खबरों पर कुछ और मंथन के लिए मैं हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे दुर्गेश एन भटनागर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये सुबह से नक्सलियों ने अब तक लगभग 10 विस्फोट कर दिए हैं, 2 जवान भी शहीद हो चुके हैं, तो आखिर क्या मनोदशा है? क्या ये नक्सली बौखलाए हुए हैं चुनाव आयोग के इस पुख्ता इंतजाम से? आपसे जानना चाहेंगे। अभिषेक, जैसा कि चुनाव की जिस तरीके से अभी शुरुआत हुई है, और बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि उनमें एक बौखलाहट है। कारण साफ है, जिस तरीके से ये चुनाव में जिस तरीके के इंतजाम किए हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, जिला प्रशासन की बात हो, या सशस्त्र जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी, जिस तरीके से फ्लैग मार्च किया गया है चुनाव से पहले, और जिस तरीके की स्थिति लोगों से अवगत कराई गई, जो आम जनता है उसमें एक सबसे बड़ी बात है सुरक्षा का भाव पैदा हुआ इसकी वजह से। और यही कारण है कि नक्सलियों के बौखलाहट होना इसको लेकर सामने आया। और यही है कि जिस तरीके से इस बात की तो बिल्कुल हमें पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों को भी इस बात का पूरी तरीके से भरोसा था कि इस तरीके की वारदातें तो होगी, लेकिन उसको किस तरीके से निपटा जाए ये सबसे बड़ी बात है। और उसी का ये सामने जो अभी आई है, जिस तरीके से सुबह से बम विस्फोट होने की बात आ रही है, सिलेंडर बम मिलने की बात आ रही है, तो ये कहीं कहीं उस चीजों को पुख्ता करता है कि बौखलाहट उनमें है और उससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यही कारण है कि उनमें ये बौखलाहट है। और वो आगे भी, अभी तो शुरुआती दौर है, मतदान का भी शुरुआती दौर है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हो सकता है कहीं कहीं और भी छिटपुट घटनाओं की सूचनाएं आए। अभिषेक जी दुर्गेश, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि ये हो सकता है नक्सलियों के बौखलाहट हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नक्सली एक के बाद एक 6 विस्फोट कर सकते हैं, 25 किलो का सिलेंडर बम किसी पुल के नीचे प्लांट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की इस तैयारी में, इस पुख्तगी में कोई ना कोई कमी रह गई है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये कमी आपके हिसाब से क्या है? किस तरह की कमी है जिसके कारण नक्सली इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं? देखिए, कमी की जहां तक बात है, तो जिस तरीके की ये घटनाएं होती है
इसको रोक पाना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि जितनी सुरक्षा एजेंसियां लगाई जा सकती है वो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई जी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसी होती है, और जिस तरीके से नक्सलियों का वहां पर वर्चस्व है, उस वर्चस्व को एकदम तोड़ पाना और इन चुनाव में एकदम तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। वहीं अगर बात करें हम आम आवाम की, वहां के जो लोग हैं उनको भी नक्सलियों ने बरगला रखा है। कई तरीके के उन्होंने भी उनको कई शगुफे उनके सामने छोड़े हुए हैं, डर से धमका कर कई तरीके की स्थितियां उनके सामने पैदा है, तो वो भी नक्सलियों का कहीं न कहीं लुके छिपे उनका साथ देते हैं। तो ये जो नेटवर्क है उनका, वो कहीं न कहीं हम देखेंगे कि वो थोड़ा सा पुख्ता है सुरक्षा एजेंसियों के कारण। जो सुरक्षा एजेंसी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल है, उनको उन जगहों की इतनी जानकारी नहीं है जितने की आम जो जनता वहां की है उनको है, और जो नक्सली है उनको है। यही कारण होते हैं कि छिटपुट घटना करने के लिए और इस तरीके की वारदात करने में वो सफल हो जाते हैं। यह सबसे बड़ा कारण है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि कोई कमी की बात है, कमी कोई नहीं रखना चाहता है, न सुरक्षा एजेंसी रखना चाहती है, न जिला प्रशासन रखना चाहता है। ये स्थितियां ऐसी बनती है कि हर जगह सैनिक तैयार रहे, हर जगह अर्धसैनिक बल को हम तैयार करें, सुरक्षा एजेंसी का व्यक्ति वहां मौजूद हो, ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है अभिषेक, क्योंकि जितना बड़ा एरिया है जी। इसीलिए इस बार जो अगर हम देखेंगे कि चुनाव आयोग ने 9 चरणों में सबसे बड़ा इस बार टाइम लिया है चुनाव में, 9 चरण। बिल्कुल यही कारण है कि ताकि जो इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती थी और जिस तरीके के हाईटेक अब हथियार जो नक्सली यूज करने लगे, उन सबको देखते हुए इतनी जगह पर और इतने लंबे चरणों में ये चुनाव किए जा रहे हैं। अभिषेक जी, साथ ही दुर्गेश एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी जरूर की है, नक्सली विस्फोट को अंजाम दे रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर चुनाव नहीं है, इसके बावजूद नक्सलियों ने वहां पर विस्फोट किया है। तो आखिर नक्सली क्या चाहते हैं इस तरह की जगहों पर विस्फोट करके, और इस तरह वो जताना क्या चाहते हैं आपके हिसाब से? आखिर नक्सलियों की मनोदशा क्या है, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मनोदशा की जहां तक बात करें, दहशत फैलाना उनका सबसे बड़ा मकसद है जी। वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के खिलाफत की बात करते हैं, वो अपनी सरकार खुद चलाना चाहते हैं। अगर उनके हाथ से सत्ता जाती है या वहां का जो पावर है वो जाता है, तो उनके लिए वो एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके की स्थितियां सरकार ने बनाई है, जिस तरीके के चुनाव आयोग ने व्यवस्था करी, उनसे उनकी बौखलाहट है, और यही कारण है कि वो लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं, इस तरीके की आपराधिक घटना करके, बम विस्फोट करके लोगों में भय व्याप्त करना चाहते हैं ताकि वो मतदान करने ना जा सके। उनका फरमान भी है कि मतदान नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुरक्षा का भाव लोगों में दुर्गेश, यहां बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे कुछ और राजनीतिक चर्चा के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा से, जहां पर 2 आईईडी बम होने की सूचना मिली है। सुरक्षा एजेंसियों को ये सूचना मिली, जिसके बाद से तत्परता के साथ सुरक्षा बल जांच में जुट गया है और बम की तलाश अभी जारी है, बम की तलाश की जा रही है। आईईडी बम, 2 आईईडी बम होने की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, उस बम की तलाश में जुटी हुई हैं। और गौरतलब बात एक और हम आपको बता दें कि अभी 2 दिनों पहले औरंगाबाद में एक नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कि एक जवान शहीद हो गया था, और इसमें एक वीडियो जो वायरल हो गया था, जिसमें एक जवान सुरक्षा एजेंसियों से और सरकार से प्लीड कर रहा था कि उसे इलाज दिया जाए, उसे बम के छर्रे लगे हुए हैं, और इसने खासा तूल पकड़ा था इस मामले में। तो औरंगाबाद के कुटुंबा में 2 आईईडी मिलने की सूचना मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर जांच में लग गए हैं, बम की तलाश में जुटे हुए हैं, और बम की तलाश अभी जारी है। औरंगाबाद में भी आज चुनाव है, आपको बता दें। और
लोकसभा के तीसरे चरण का घमासान शुरू हो चुका है। नक्सलियों ने अपनी कार्रवाई, अपनी करतूत को अंजाम दे दिया है। ये बिहार झारखंड में नक्सलियों ने लोकतंत्र को चुनौती दे दी है, वहीं बाकी जगह शांतिपूर्ण मतदान जारी है। 16वीं लोकसभा के लिए आज पहला बड़ा घमासान माना जा रहा है। पहले 2 चरणों में पूर्वोत्तर की सीटों पर चुनाव होने के बाद आज तीसरे चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। इस चरण में हरियाणा, दिल्ली और केरल की सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही ओडिशा में विधानसभा के लिए भी मत डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में 1418 उम्मीदवारों की किस्मत तय होनी है। इन 91 सीटों के 2009 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इनमें से 45 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 13 सीटें गई थी। तो दिल्ली में भी चुनाव शुरू हो चुका है। कुछ बड़े नाम आज दांव पर हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, दिल्ली में तीसरे चरण के मतदान, जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें दिल्ली में चुनाव शुरू हो चुके हैं। आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे, क्या है अभी के हालात? ऋषिकेश, दिल्ली में चुनाव मत डालने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी घटना की खबर सामने नहीं आई है। कुछ बड़े नाम है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे। आपसे ताजा जानकारी चाहेंगे। अभिषेक, देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम बड़े बड़े जगहों पे, खासकर के नई दिल्ली जो कि वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां वोट डालने वाले हैं। पिछली बार शीला दीक्षित भी वोट डालने आई थी, मेनका गांधी वहां पे वोट डालने आई थी। इसके अलावा सबसे बड़ी सवाल है कि जो बीते विधानसभा के 10 कंस्टिट्यूंसी थी नई दिल्ली में, उसमें कम से कम 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी अपना करिश्मा दोहरा पाती है या नहीं, इस सबको लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पे लोगों में रुझान है। लेकिन अभी मतदाता अपना रुझान खोलने को तैयार नहीं है। अभी हालांकि कम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोग अभी घरों से निकलना शुरू नहीं हुए हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन वक्त बीतेगा लोग निकलना शुरू हो जाएंगे। जी, इसके अलावा अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, आप वहां के स्थानीय, आप वहां पर रह चुके हैं, तो राजनीतिक हालातों से आप काफी कुछ परिचित हैं। हालांकि दिल्ली के हालात पूरे देश के लिए कुछ नए नहीं है, लेकिन कुछ बड़े नाम जो आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, कपिल सिब्बल, आशुतोष, मनोज तिवारी हैं, इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, अजय माकन हैं, उदित राज हैं, कृष्णा तीरथ हैं। तो आपसे जानकारी चाहेंगे, आखिर कौन कौन सी ऐसी बड़ी सीटें हैं जिन पर आज लोगों की नजर रहेगी? देखिए, 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली में और 7 पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा था। जो बड़े नाम है, 3 दिल्ली कोटे से मंत्री थे। कृष्णा तीरथ जो कि मंत्री रही थी, कांग्रेस की जीती हुई कैंडिडेट थी। अजय माकन खुद 2-3 मंत्रालय संभाल चुके हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं तेज तर्रार मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से। आशीष खेतान है, आम आदमी पार्टी के पत्रकार हैं, वो उन्हें टक्कर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो 2 बड़ी सीट है, चांदनी चौक से कपिल सिब्बल